नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, शायद 2-3 महीने के बाद मैं हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे अन्य कामों में व्यस्त हूँ, तो मुझे अलग से हिंदी वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। आज मैं महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि कल परसों तक महाराष्ट्र में अजित दादा पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो अपनी पार्टी के 40 एमएलए लेकर, विधायक लेकर बीजेपी में शामिल होने जा रहे, ऐसी अफवाहें फैली थी। आखिर में अजित दादा ने सामने आकर उस पर पर्दा डाल दिया और अभी बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। देखिए, एक बात होती है कि राजनीति जो चलती है वो मीडिया से नहीं चलती। मीडिया को राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसकी खबरें देना ज़रूरी है, ना कि खुद राजनीति में शामिल हो जाना। आजकल ये बात हो गई है कि बहुत सारी राजनीति मीडिया के मंच पर चलती है। यानी राजनेता जो राजनीति करते हैं वो तो अलग है, लेकिन बहुत सारे पत्रकार, संपादक ऐसे बन गए, मीडिया कर्मी ऐसे बन गए कि वो खुद अलग अलग पार्टियों में अपनी राजनीति और अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। पार्टी शरद पवार की होगी, पार्टी उद्धव ठाकरे की होगी, पार्टी बीजेपी होगी, या पार्टी और कोई लालू प्रसाद यादव की होगी, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए ये बहुत सारे पत्रकार खुद सोच लेते हैं और एक एजेंडा बनाकर उस पार्टी के मत्थे पर मढ़ना चाहते। और इस कारण से मीडिया में राजनीति ज़्यादा चल रही है। एक्चुअली जो राजनीति में लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी जो नहीं करती राजनीति में, उससे भी बड़े बातें और बड़े बड़े कारस्थान मीडिया वाले करने लगे। और इसी कारण से ये जो कुछ हुआ अजित दादा के बारे में, वो उसी कारण हुआ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ, अजित दादा निकल कर जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिजल्ट आने वाला है, नतीजा आने वाला है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का जो मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो नतीजा आने वाला है, उसके बाद एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट गिरने वाली है और फिर मेजॉरिटी और सत्ता बचाने के लिए बीजेपी को किसी के सहारे की ज़रूरत है। और इसलिए अजित दादा को तोड़ फोड़ कर एमएलए उनके लाकर मेजॉरिटी कायम करने की कोशिश बीजेपी करेगी। ये इतने पागल लोग हैं, निर्बुद्ध है, कि ये समझ नहीं रहे कि अगर उसी ढंग से एकनाथ शिंदे ने जो किया था, उसी ढंग से अगर अजित दादा जाना चाहते हैं तो एकनाथ शिंदे खुद को डिस्क्वालीफाई करने के लिए पार्टी छोड़कर गए थे। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, इसलिए अजित दादा बीजेपी की सरकार बचाने के लिए खुद को डिस्क्वालीफाई करने का कदम उठा सकते हैं। क्योंकि जो 10 महीने के बाद हो, 10 महीने के बाद अगर एकनाथ शिंदे और उनके जो 16 कुछ एमएलए, 40 एमएलए है, वो अगर डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, तो वही संकट अजित दादा क्यों आजमाएंगे? आप बोलिए मुझे। मतलब सीधी बात है कि जो एकनाथ शिंदे ने किया और कोर्ट में जाकर हारे, उसी ढंग से अजित दादा बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका भी हश्र आगे चलकर वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे का होने वाला है, ऐसी आशा है। जो महाविकास आघाड़ी है, उनकी आशा है कि एकनाथ शिंदे गुट के बहुत सारे विधायक सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, और वो डिस्क्वालीफाई हो गए, इसी कारण से एकनाथ शिंदे की सरकार गिरेगी, शिंदे फडणवीस सरकार गिरेगी। और वो बचाने के लिए जो ज़्यादा एमएलए चाहिए, इसके लिए एनसीपी के एमएलए तोड़कर अजित दादा को लाया जा रहा है। ये कितना पागलपन है और गलत
समीकरण है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। अगर एकनाथ शिंदे के 16 विधायक अगर डिस्क्वालीफाई किए गए फिर भी उनके पास मेजॉरिटी रहती है, एकनाथ शिंदे को बदलकर दूसरा चीफ मिनिस्टर भी लाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उनके हाथ से सत्ता निकल जाने वाली नहीं है। दूसरी बात, आज तक के हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ने इसी ढंग से या डिफेक्शन लॉ या 10th शेड्यूल के आधार पर किसी भी एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। जो भी मसला उनके पास आया है वो जब स्पीकर यानी विधानसभा का सभापति एक डिसीजन देता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले सकती है, लेकिन उसके पहले नहीं। इसका मसला सीधा है कि जो 16 एमएलएस का मसला है वो स्पीकर के पास सुप्रीम कोर्ट भेज देगी, और भेज देगी इसका मतलब खुद एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट के नतीजे के कारण डिस्क्वालीफाई होने वाले नहीं है, और अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो उनकी सरकार भी गिरने वाली नहीं है। तो वो सरकार बचाने के लिए एनसीपी के एमएलए तोड़कर लाने की जो कोशिश मीडिया में बताई जा रही है वो पागलपन है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अजित दादा अपनी चाचा की पार्टी एनसीपी में बहुत खुश है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अजित दादा अपनी पार्टी में बहुत नाराज है, बिल्कुल नाराज है। जिस ढंग से पिछले 2 दशकों से 20 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको उनके ही चाचा पार्टी में अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देते, उनकी लीडरशिप तक डेवलप नहीं होने देते, और ये इसकी नाराज़गी तो अजित दादा ने खुलकर बता दिए कि 2004 में जब एनसीपी के पास ज़्यादा एमएलए थे तो चीफ मिनिस्टरशिप पर क्लेम एनसीपी का था, लेकिन वो भी पवार साहब ने छोड़ दिया था। ये गलती हो गई। ऐसा आज अगर अजित दादा बोलते तो उसका मतलब ये है कि अगर उस वक्त एनसीपी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना था तो मुझे ही करना पड़ता, और अपने भतीजे को चीफ मिनिस्टर करना नहीं है। इसी कारण से शरद पवार ने वो क्लेम छोड़ दिया था, कांग्रेस को दे दिया था, और उसके बदले में 2 मिनिस्टरशिप ज़्यादा मांग ली थी। तो एक बात सीधी साधी है कि अजित दादा अपनी ही पार्टी में बहुत नाराज चल रहे, और महाराष्ट्र में उसकी चर्चा होती है। किसी भी ढंग से अपनी पार्टी, जैसे बाला साहब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपी थी, उसी ढंग से शरद पवार भी अपने पार्टी की जो कमान है वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में सौंपना चाहते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा अगर कोई है तो उनका भतीजा अजित दादा पवार है, क्योंकि शरद पवार के बाद एनसीपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई लीडर है तो वो अजित दादा ही है। दूसरी बात है, गांव गांव जिला जिला जाकर अजित दादा अपने से नीचे स्तर के जो लीडर्स है, लीडरशिप है, कार्यकर्ता है, उनसे हमेशा संपर्क बनाए रखते। इसलिए उतनी बात नहीं, जब जब सत्ता हाथ में थी तो हर जिले में, हर तहसील में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने पैरों पर खड़ा करना और उनको अपना संगठन बनाने के लिए मदद करना, ये काम अजित दादा ने बखूबी किया है। इसलिए एनसीपी में महाराष्ट्र के हर जिले में, हर तहसील में जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, लोकल लेवल के लीडर्स होते हैं, जिला परिषद के लेवल पर, कॉरपोरेशन लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, वो सुप्रिया ताई से ज़्यादा अजित दादा से लॉयल है, और ये सब अजित दादा के साथ जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो शरद पवार को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि अजित दादा का समीकरण बिल्कुल अलग है। उनको बीजेपी में नहीं जाना है, उनको अपने चाचा शरद पवार को
मुलायम सिंह बनाना है और अपनी चचेरी बहना सुप्रिया सुले को शिवपाल सिंह यादव बनाना है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या बात हुई, तो आपको याद होगा 2017 का जो यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले समाजवादी पार्टी में बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। शिवपाल सिंह यादव जो अखिलेश के चाचा थे और मुलायम के भाई थे, उनको अखिलेश चीफ मिनिस्टर होते हुए पार्टी से उनको हटा दिया था और आहिस्ता आहिस्ता करके अखिलेश ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था। और इसके लिए अखिलेश ने अपने पार्टी के जो प्रतिनिधि सभा है उससे लेकर एमएलए, जिला परिषद के कोई अध्यक्ष हो, ब्लॉक के अध्यक्ष हो या ब्लॉक लेवल पर चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हो, उन सबको अपने पाले में करके लिया था और आखिर में खुद ही एक पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया और अखिलेश ने, जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त यूपी के, 2017 या 16 की बात है मेरा ख्याल में, तो उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया और उसमें मुलायम सिंह को हटाकर खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। चुनाव किए थे और बाकायदा अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और मुलायम सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय पैट्रन या मार्गदर्शक बनाया था और दूसरा कोई चारा नहीं था। तो उनके जो कॉम्पिटिटर थे, स्पर्धक थे, चाचा शिवपाल यादव, उनको तो पार्टी से हटा ही दिया था। शिवपाल ने अलग जाकर अपनी लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी वगैरह बनाई थी, तो आपको याद होगा। समाजवादी पार्टी में 2 गुट हो गए थे और एक गुट को चुनाव आयोग ने रिकॉग्निशन दिया था, जो अखिलेश का गुट था। आपको याद होगा, माफ कीजिए मुझे खांसी बहुत हुई है। तो यही बात बाद में 4 महीने पहले महाराष्ट्र में हो गई। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से छीनकर पूरी शिवसेना अपने हाथ में ले ली। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिल गया। आपको मालूम है क्या? उसी ढंग से अजित दादा एनसीपी पर कब्जा करना चाहते हैं क्या? वो ट्रायल ले रहे हैं। जो कुछ है, मुझे लगता है कि वो एक तरीके से ट्रायल कर रहे हैं, छाननी कर रही है कि कितने लोग अपने साथ आ सकते, कितने एमएलए आ सकते, कितने एमपी आ सकते, कितने अलग अलग संस्थाओं में जो प्रतिनिधि है या पार्टी के प्रतिनिधि है, जिला या स्टेट लेवल के प्रभारी है, वो कितने आ सकते हैं, वो देखने की कोशिश अजित दादा कर रहे हैं। और कल परसों जो उनका ड्रामा चल रहा था, वो मुझे लगता है उसी ढंग का है। वो एकनाथ शिंदे नहीं बनना चाहते, वो किसी बीजेपी के साथ जाने के लिए पार्टी नहीं तोड़ना चाहते। अजित दादा फंस गए एनसीपी में क्योंकि उनके चाचा उनको बड़ा नहीं होने देते और कुछ करने भी नहीं देते। अभी अजित दादा की उम्र भी 60 से आगे चली गई है, तो उनके पास कितने उम्र बची है, कितने साल बचे। अगर आज कुछ नहीं किया तो और 10 साल के बाद अजित दादा भी 70 ही पार करके जाएंगे उम्र, तो उसके बाद तो वो कोई जुगाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको अभी से करना है। और मुझे लगता है जो तरीका एकनाथ शिंदे ने बताया या अखिलेश ने शुरू किया था कि पूरी पार्टी अपने कब्जे में ले लो, तो उसी ढंग से मुझे लगता है कि एक अजित दादा की आइडिया ऐसी है कि वो अखिलेश बनना चाहते, पार्टी के हाईकमांड बनना चाहते, पार्टी के अंतिम नेता बनना चाहते कि जो मैं कहूँगा वही होगा। आखिर में आपको याद होगा कि मुलायम को मंजूर नहीं था 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से हाथ मिलाए ये
मुलायम सिंह को मंजूर नहीं था, फिर भी अखिलेश ने किया। मायावती के साथ 2019 का चुनाव साथ में लड़े, वो भी वैसे तो मुलायम सिंह को मंजूर नहीं था, फिर भी हो गया, क्योंकि अखिलेश ने आहिस्ते आहिस्ते करके पूरी पार्टी कब्जे में ले ली थी। और मुझे लगता है एकनाथ शिंदे ने एक तरीके से बीजेपी के साथ जाकर अपना जो ओरिजिनल चुनाव का एजेंडा था वो आगे लेकर गए, लेकिन वो करते करते उन्होंने पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे के हाथ से अपने कब्जे में ले ली। और इसी लाइन पर मुझे लगता है कि अजित दादा चलना चाहते हैं, वो अखिलेश यादव होना चाहते। एकनाथ शिंदे आज भी ऐसे नेता नहीं है जैसे अखिलेश है। अखिलेश जो बोलेगा वही समाजवादी पार्टी में चलता है, और उसी ढंग से अजित दादा भाजपा का साथ ना देकर सिर्फ पार्टी हथियाना चाहते, पूरी पार्टी पर कब्जा करना चाहते। हाँ, उसमें ठीक है भाई, चाचा बहुत सीनियर लीडर है, हम उनको मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी इच्छानुसार चलेंगे, लेकिन पार्टी पर अधिकार हमारा होगा, ये जताने की और बताने की कोशिश अजित दादा कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जब अखिलेश पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर बन गए, सबसे ऊंचे नेता बन गए, सबसे बड़ा नेता बन गए, तो मुलायम के हाथ में कुछ बचा नहीं था, पार्टी भी नहीं बची थी। और उनके भाई जो थे, जो अपने बड़े भैया पर भरोसा करके बैठे थे, उसी ढंग से महाराष्ट्र में अपने पिता ने स्थापित की हुई पार्टी अपने को ही मिलेगी, इस आशा में बैठी हुई सुप्रियाताई सुले, जो लोकसभा की बारामती से सदस्य है, वो बैठी है कि पिता के बाद पार्टी पर मेरा ही अधिकार होगा, तो उनका शिवपाल हो जाएगा, शिवपाल सिंह यादव। पिता के भरोसे बैठी हुई सुप्रियाताई पार्टी में रहेगी कि नहीं उसका भी पता नहीं चलेगा। तो शायद मुझे लगता है कि अजित दादा वो कोशिश में लगे, उनको बीजेपी के साथ नहीं जाना है, लेकिन अपना रुतबा खड़ा करना है, अपना नाम बनाना है, अपना अधिकार जताना है। और उसके लिए जैसे अखिलेश ने पूरी पार्टी अपने मुट्ठी में ले ली, उसी ढंग से अजित दादा अगले कुछ महीनों में, शायद अगला चुनाव आने तक, एनसीपी पूरी अपने कब्जे में करने के प्रयास में है। आज एक कदम उन्होंने पीछे लिया, लेकिन उनको जो टेस्ट करना था कितने एमएलए ओपनली उनके साथ जा सकते हैं, तो कम से कम 5 एमएलए खुले आम बोल गए कि जो निर्णय अजित दादा करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। ये तो 5 बोलने वाले खुले हैं, कितने बहुत सारे हैं जिनको सुप्रियाताई की लीडरशिप मंजूर नहीं है, वो भी अपने आप अजित दादा के साथ चले जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अजित दादा एकनाथ शिंदे नहीं होना चाहते, वो अभी अभी बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री नहीं होना चाहते, वो एनसीपी पार्टी पूरी की पूरी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और इसी ढंग से उनकी राजनीति चल रही। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।